गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर चर्चा करूंगी। साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और कहानी का सारांश मैं आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा करूंगी, यही आपके समक्ष रखती हूँ। प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम आनंदी देवी था और पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ, सरसार मिर्ज़ा, हादी रुस्वा और मौलाना सरूर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त किया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू रखा। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर 12th पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। अब उनका बचपन देख लेते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष के अवस्था में पिताजी का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हो गया था, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुसार बाल विवाह शिवरानी देवी के साथ किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमन राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1990 में उनकी रचना मौजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हबीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब उन्हें इस रचना पर किया और इन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाकर उस रचना को, सोजे वतन को रोक दिया गया और उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद जी धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त यानी घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगल सूत्र पूरा नहीं हो सका। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगल सूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ: प्रेमचंद जी की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षाएं, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी सम्मानित किए गए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, कहानियाँ आदि उन्होंने रचनाएं लिखी।
यह स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में ही उनके लेखन में समान रूप से देखने को मिलती है। यश और प्रतिष्ठा उन्हें उनके उपन्यास, कहानियों से ही प्राप्त हुई। हालांकि सभी विधाओं में यह देखने को मिलता है, परंतु विशेष रूप से उपन्यास और कहानियों में देखने को मिलती है। उनके पुरस्कार और सम्मान कुछ इस प्रकार हैं। प्रेमचंद जी की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 31 जुलाई, क्योंकि इनका जन्म दिवस होता है, 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। इसके बरामदे में एक भित्ति लेख है, भित्ति कहते हैं दीवार को, जिसका चित्र दाहिनी ओर दिया गया है। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है, जहाँ उनकी एक वृक्ष कद की प्रतिमा भी है। प्रेमचंद जी की 12वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में, उनके गांव में प्रेमचंद जी के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद जी घर के नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। यह पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इसके महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा 2005 में संशोधित करके पुनः प्रकाशित किया गया। इस काम को उनके ही नाती प्रबोध कुमार ने पूर्ण किया। इसका अंग्रेजी हसन मंजर का किया हुआ है, अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है, यह प्रकाशित भी हुआ। और उनके ही बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी भी लिखी है। आज जो हम अपना पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें पहली कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है, दो बैलों की कथा। उसको मैं सार रूप में आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ ताकि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कल हम इसके प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा कर सकें। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा और सहनशील होता है। वह सुख दुख, हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशील तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से भी नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। जूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों पछाही जाति के सुंदर, सुडोल और चौकस बैल थे, यानी काम में भी अच्छे थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपसी मित्रता और प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते, खाते पीते और आपस में एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे और थकान दूर कर लेते थे। दोनों आंखों ही आंखों में इशारे करके एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल यह समझ ही नहीं पाए कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है या कहीं भेजा है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। वे समझ रहे थे कि मालिक ने बेच दिया है। जैसे तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा, अतः उन्होंने वहां चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर रवाना हो गए। सुबह चढ़नी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डलवा दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली भूसी मिलाने के लिए कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने भी खली उनके चारे में नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को वापस ले गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना करते रहे। वो मना कैसे किया कि काम नहीं कर रहे थे। गया ने उन्हें डंडे से मारा।
उन्होंने हल, जोत, जुआ सब तोड़ ताड़ कर फेंक दिया और वहां से भाग लिए। किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी और पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरव की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर उनके पास आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरव तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देखकर वह चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़वाकर भागने की तैयारी फिर शुरू कर दी। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की फिर उनके लिए 2 रोटियां लेकर आई और उसने देखकर दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी, किंतु फिर लड़की के स्नेह के कारण वे भागे नहीं। जब वे नहीं भागे तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, वो दादा भागे, वो बैल भाग गए। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती के पीछे वो लोग डंडा लेकर भागे गया तथा गांव के अन्य लोगों ने उनका पीछा किया। दौड़ते दौड़ते दोनों बैल रास्ता भटक गए। नए नए गांव मिलने लगे, पार करने लगे। एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। भूख भी खूब जोरों की लगी हुई थी। मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। उसे देखकर दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला करें तो कैसे करें। हीरा की सलाह में दोनों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड 2-2 बैलों से या 2-2 शत्रुओं से लड़ने का उसको भी अभ्यास नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया, भगा दिया। जीत की खुशी में मनाते हुए वो फिर से मटर खाने के लिए मटर के खेत में घुस गए, किंतु इस बार उन्होंने देखा कि 2 तकड़े आदमी लाठी लेकर उनके पीछे दौड़े आ रहे हैं। अब चूंकि उनके पैर तो गीला था, खेत उसमें गड़ गए थे और वो फंस गए और वहां से भाग नहीं सके। उन आदमियों ने दोनों बैलों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्हें पानी भी नहीं दिया गया। और वहाँ पहले से ही कई सारी बकरियाँ, भैंसे, घोड़े, गधे, अन्य पशु मुर्दावस्था में पड़े हुए थे। ऐसे लग रहे थे कि भूख के कारण उनके प्राण ही निकल जाएंगे। अब शाम तक दोनों बैलों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई भूख के कारण, इसीलिए इन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह के भाव जागृत हुए और उसने सींगों से मार मार कर दीवार की मिट्टी गिरानी शुरू कर दी। लालटेन लेकर चौकीदार आया और उसने उसको कई डंडे रसीद किए, अर्थात मारे, और मोटी रस्सी में उसे बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते और यहाँ से भाग गए होते, उनके प्राण बच जाते। इतना सुनना था कि मोती को भी जोश आ गया और उसने जो दीवार हीरा नहीं गिरा पाया था, अपने सींग मार मार कर वह दीवार गिरा दी और वहाँ जो पशु मुर्दावस्था में कैद थे उन सबको एक एक करके वहाँ से भगा दिया। अब क्या था, सुबह फिर चौकीदार आया और अब उसने दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। अब हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए लगभग 1 सप्ताह बीत गया था। उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। दिन में एक बार सिर्फ पीने को पानी दिया जाता था। उन दोनों की सूख कर हड्डियां निकल आई थी, ठठरियां निकल आई थी। फिर एक दिन कांजी हाउस के बाहर डुगडुगी बजने लगी और उनकी नीलामी का दिन आ गया। वहाँ से उन्हें बाहर लाया गया और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके कूल्हों की हड्डी में उंगलियां गड़ा गड़ा कर देख रहा है। तब वो समझ गए कि हमें ये बधिक के हाथों बेचने वाला है और वो भीतर तक डर गए। वहाँ से उन्हें बधिक के हाथों अर्थात कसाई के हाथों बेच दिया गया और फिर कुछ दूर तो वो उसके साथ चलते रहे
उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो अपना ही हार आ गया, यानी अपना खेत दिखाई देने लगा, फिर उन्होंने वहाँ से दौड़ लगा ली और वे अपने घर तक पहुँच गए। घर पहुँचने पर जूरी के साथ इस बार उनकी मालकिन ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए और उन्हें खली, भूसी, चूना सब कुछ डाला गया और गांव में बाल सभा में उन दोनों बैलों का स्वागत और सम्मान किया गया। यहाँ ये कहानी का सारांश पूरा हो जाता है। कल हम प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा